Those who protect trash will sink even lower. These are the words of a celestial dragon, जो सभी celestial dragons पे अथॉरिटी रखता है। उसकी स्वॉर्ड ही उसके शब्द हैं और इन शब्दों की धार उसकी पावर को जस्टिफाई करते हैं। The champion of God Valley, supreme commander of God's Knight and the new warrior god of science and defense, Saint Figarland Garling। गार्लिंग जो गॉड्स नाइट का सुप्रीम कमांडर था, उसने 38 इयर्स पहले चैंपियन का टाइटल अचीव किया था और अब गार्लिंग को खुद ईमो ने एक एल्डर बना दिया। सो गार्लिंग सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता फाइनल वॉर के लिए और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी। हमें एगर्ट पर गोरोसे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे थे कि हम उन्हें सेकंड हाईएस्ट पावर की तरह कंसीडर करें, बट गार्लिंग के आने के बाद चीजें बदल जाती हैं। वो वन पीस हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता और बाकी गोरोसे को खुद को पुश करना होगा इसके साथ कीप अप करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम फिगरलैंड गार्लिंग और उसकी पावर्स के बारे में जानेंगे जो मॉन्स्टरस होने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। 38 साल पहले गार्लिंग गॉड वैली पर हुए उस नेटिव हंटिंग कंपटीशन के पार्टिसिपेंट में से एक था और इस सब में उसने किंग ऑफ द गॉड वैली को मारा था और उसने कंपटीशन में हजारों लोगों को तिनकों की तरफ बिखेर दिया। उसकी पावर पे सभी सेलेस्टियल ड्रैगन गुरूर करते हैं क्योंकि गार्लिंग गॉड वैली में प्रेजेंट सबसे पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन था। वो अपने प्राइम में उस स्ट्रेंथ को होल्ड करता था जो हमें सैंक्स के पास आज देखने को मिलती है। अगर हम उतने स्ट्रॉन्ग हाकी को कंसीडर ना भी करें तब भी गार्लिंग सबसे पावरफुल कैरेक्टर में आता है। एंड थैंक्स टू रॉक्स दी ज़ेबेक जो सही टाइम पर आकर उस नेटिव हंटिंग कंपटीशन को डिस्टर्ब कर देता है और उसके पीछे से आता है रॉजर और फिर मंकी डी गार्प। इन सभी लेजेंड्स के एक आइलैंड पे इकट्ठा होने की वजह से गॉड वैली एक रियल बीस्ट हंटिंग शोडाउन बन जाता है और इस शोडाउन का एंड ज़ेबेक की हार से निकला क्योंकि बाकी सभी उसके अगेंस्ट में थे। यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स और खुद सैटर्न भी था। सैटर्न इस फाइट में कितना कंट्रीब्यूट करा वो मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर एक अकेला आदमी सभी से खुद को सुपीरियर प्रूव करने की जंग में था। गार्लिंग ने पायरेट के खिलाफ फिगरलैंड फैमिली की पावरफुल ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करा जहां पर उसने व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मम और सीकी जैसे बीस्ट का सामना करा। गार्लिंग के इस स्टेटस और पावर को देखते हुए उसे चैंपियन ऑफ गॉड वैली का टाइटल दिया गया क्योंकि वो उन बीस्ट के सामने कमजोर नहीं दिख रहा था जो उस एरा के सबसे पावरफुल पायरेट्स। एक सेलेस्टियल ड्रैगन का इन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को मैच करना और बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करना, इसी पावर की वजह से आगे वो लीड करता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स की शील्ड एंड स्वॉर्ड दी होली नाइट्स को। गार्लिंग अपने प्राइम में काफी ज्यादा पावरफुल था। उसका प्रूफ हमें खुद व्हाइट बियर्ड देता है। जब सैंक्स उसके पास जाता है तो सैंक्स का चेहरा उसे एक पर्सन की याद दिलाता है जिसने उसे उसकी चेस्ट का स्कार दिया था। अपार्ट फ्रॉम पावर्स गार्लिंग उसी मेंटेलिटी को फॉलो करता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन सभी से बड़े हैं, फिर चाहे वो जो भी करे वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बट उन्हें आंख उठाकर देखना भी नॉर्मल लोगों के लिए डेथ सेंटेंस है। और इसका प्रूफ हमें मरिजुआ में हुई रेवरी में दिख जाता है जहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन दूसरे किंगडम से आई हुई प्रिंसेस को अपना स्लेव बनाने का ट्राई करते हैं और वो लोग बदले में कुछ नहीं कर सकते। और जब म्यूजार्ड साई और लियो की हेल्प करता है तो आगे गार्लिंग ही उसे मौत की सजा सुनाता है। यानी गार्लिंग पावर्स और सेलेस्टियल ड्रैगन के ईगो को इक्वली बैलेंस करने वाला आदमी है। म्यूजार्ड को सजा देना इस बात को कंफर्म करता है कि गॉड्स नाइट वो ग्रुप है जो मरिजुआ और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए रूल्स बनाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट भी कराते हैं किसी भी कीमत पर ये पावर्स हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है। इनके ऊपर दो पावर्स आती है, एक खुद ईमू और दूसरा एक गोरोसे, यानी 5 एल्डर्स। इसका मतलब फिगरलैंड गार्लिंग कितना ही पावरफुल क्यों ना, उसे स्टिल एल्डर्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होगी और उनके ऑर्डर्स को मानना भी होगा। ये बस अथॉरिटी की बात नहीं है, ये पावर्स की वजह से भी है क्योंकि गार्लिंग अपने प्राइम में नहीं है, उसे भी ओल्ड एज फैक्टर होल्ड बैक करते हैं लाइक लो स्टेमिना, फैटिग, डिक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ। और वन पीस में ये चीज ओडा क्लियरली शो करते हैं कि एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक फाइटर के लिए। जैसे हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, जैसे हार्ट इश्यूज और सीरियस डिजीज थी, रियली किजारू से फाइट करते टाइम अपने स्टेमिना को लो फील करता है और हाचिनोसु पे गार्ब भी कहता है कि उसकी पावर्स पहले से वीक हो गई हैं। और उसी तरह से गार्लिंग पे अप्रॉक्स अपने 70s में होगा तो उसकी स्ट्रेंथ गोरोसे के आगे वीक पड़ती है क्योंकि उनकी पावर्स आधी तो ईमू के पास से आती है, एक्सट्रीम रीजनरेशन एबिलिटी, योकाई फॉर्म। और वो लोग कितने ही एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, उन्हें ना तो स्टेमिना का इशू है और ना ही फैटीग का। ये पावर्स ईमू ग्रांट करते हैं। इस मामले में गार्लिंग एल्डर से वीक पड़ता था बट ये कंडीशन एगेड के बाद बदल जाती है जहां पर सैटर्न का लूफी को जाने देना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ईमू का जॉय बॉय का सेंस करने के बाद जब उसे पता चलता है कि ये हाथों से निकल गया है और सैटर्न ने उन्हें जाने दिया, भले ही वो सैटर्न की पावर्स में था या फिर नहीं, एक रूलर को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ईमू उसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के खत्म कर देती है। पहले हमारे लिए सैंक्स की वाईफाई आके यूनिक और पावरफुल अटैक था बट ईमू के मरीजों में बैठे बैठे सैटर्न को मार देना वन पीस में आगे आने वाली पावर्स की एक झलक दिखाता है।
और मेरे अकॉर्डिंग इसमें सैटर्न की पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि ईमो ने कभी एल्डर्स को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी जॉय बॉय और वाइट सेंचुरी के बारे में कि जॉय बॉय उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सैटर्न को ये पता होता कि इसके जाने के बाद मेरी जान दांव पे लग जाएगी तो शायद वो उसका पीछा एल्बाव तक करता। तो सैटर्न के मरने के बाद ईमो गार्लिंग को न्यू वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस बना देती है। ईमो का इतना इजीली एक एल्डर को रिप्लेस कर देना विदाउट अ सिंगल थॉट, तो मेरे ख्याल से वाइड सेंचुरी से अब तक सिर्फ 5 घोड़े से तो नहीं रहे होंगे जब हर चीज ईमो के हाथ में, और उसके लिए एल्डर्स को रिप्लेस करना कोई छोटी सी गोली के बराबर है। तो उसने इन 800 सालों में कितने एल्डर्स को मारा होगा फॉर देयर फेलियर्स या फिर रिवॉल्ट नेचर की वजह से। सैटर्न का मरना हमारे सामने का इवेंट है, पर अगर ध्यान से देखें तो इनमें सबसे यंगेस्ट घोड़े से जो है वो है जुपिटर। से कम पता इन चीजों के बारे में क्योंकि वो रिसेंटली कुछ सेंचुरी पहले ही एक एल्डर बना है, तो उससे पहले भी कोई ना कोई बंदा उसकी जगह संभालता होगा। और इन गोरोसे को चुनने का प्रोसेस भी क्लियर हो चुका है। ईमो गार्प की तरह किसी पर्सन को रोड से उठाकर स्टार नहीं बनाती है, वो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स में से चूज करती है किसी भी फील्ड में सबसे स्मार्टेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो सैटर्न तल्ला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं था, हाँ बस आलू से बिजली बनाना जानता था, इसीलिए उसे एल्डर बना दिया गया था। और उसके बाद अब आ चुका है करंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन। अब जब गार्लिंग एल्डर बन चुका है तो वो भी सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी बन गया है, और गार्लिंग बाकी सारे एल्डर से ज्यादा खतरनाक है। गार्लिंग ईमो की दी पावर्स के साथ अपने प्राइम से भी बेटर कंडीशन में आ जाएगा। वो अपनी स्ट्रेंथ को फुल एक्सटेंट तक यूज कर सकता है, उसके पास भी एक्सट्रीम रीजनरेशन एबिलिटी होगी और एक योकाई फॉर्म भी। तो सोचो ये बंदा कितना पावरफुल होने वाला है, ये इजीली एक योंको लेवल से काफी ऊपर जाएगा। गार्लिंग इन पावर्स के साथ एक रियल मिथिकल मॉन्स्टर को डिपिक्ट करेगा विद द सेम टेरर, ब्लड लस्ट एंड फ्यूरियस स्ट्रेंथ। आई कैन से दैट ही विल चेंज द होल पावर स्केलिंग ऑफ वन पीस वर्ल्ड। अगर तुम्हें अब तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात आती है गार्लिंग के मिथिकल योकाई फॉर्म के बारे में। सो गोरोसे की सभी फॉर्म मिथिकल योकाई की है, तो अज्यूम करते हैं कि गार्लिंग को जो फॉर्म दी जाएगी वो भी मिथिकल योकाई फॉर्म होगी, जो होगी फेनरिर, एक मिथिकल मॉन्स्टरस वुल्फ। अब ये कैसे वो बताता हूँ। गार्लिंग जो मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून का वेयरवुल्फ के साथ कनेक्शन तो मैं बहुत सीरीज में देखा हुआ है। ऐसा ही एक फेमस वेयरवुल्फ नॉर्स माइथोलॉजी में भी है। फ्रॉम दिस पॉइंट हमें नॉर्स माइथोलॉजी से काउंटलेस रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। सो ईमो से पावर गेन करने के बाद गार्लिंग के पास भी इमॉर्टलिटी आ जाएगी और एक मिथिकल योकाई फॉर्म ऑफ फेनरिर भी। जिस तरह से गार्लिंग के 2 बेटे होने की थ्योरी बहुत टाइम से आ रही है, एक शैंक्स और दूसरा उसका ट्विन ब्रदर, और फेनरिर उस थ्योरी को सपोर्ट करता है क्योंकि माइथोलॉजी में फेनरिर के भी 2 बेटे थे, स्कॉल और हाथी। इसमें से स्कॉल जो सन का पीछा करता था, और सेम स्टोरी में शैंक्स भी लूफी यानी सन गॉड निगा को परस्यू करता है, और दूसरा है हाथी जो मून को चेस करता है, यानी ट्विन ब्रदर जो अपने फादर को सपोर्ट करेगा। ये दोनों भाई 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं जो वन पीस की थीम है। अगर हम बेबी शैंक्स के क्लॉथ्स को देखें तो उसके ऊपर भी सन और मून प्रिंट है जो हाथी और स्कॉल को सिंबलाइज करता है। तो गार्लिंग के पास फेनरिर की एबिलिटी आना और उसकी असली पावर्स आती है उसकी तलवार से, यानी गार्लिंग की फॉर्म फेनरिर हमें स्वॉर्ड के साथ देखने को मिलेगी, जो एक डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। जैसा हमने नज़जोरो के साथ देखा जो अपनी योकाई फॉर्म में स्वॉर्ड का यूज करता है विद अ ग्रेट स्पीड एंड एजिलिटी। मैं उस मॉन्स्टर को अभी भी इमेजिन कर सकता हूँ, उसका फाइटिंग स्टाइल, पावर और इमेंस रीजनरेशन के साथ। तब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गार्लिंग के जाने के बाद गॉड्स नाइट का नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। सो गॉड्स नाइट जो कुछ स्पेशल पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन्स का ग्रुप है, ये कोई मरीन्स की तरह आर्मी नहीं है। यहाँ पर ऑल डिफरेंट शेप या साइज के लोग मिले, यहाँ पर ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट ही स्टैंड करते हैं। सो इनका पहले सुप्रीम लीडर गार्लिंग था जो इतना पावरफुल है कि गोरोसे की पोजीशन ले सकता है। सो बाकी नाइट्स भी रफली इतनी पावर्स होल्ड करते होंगे कि वो एक एडमिरल लेवल को हम कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो इतना बड़ा थ्रेट ना होते कि ड्रैगन, मरीन, एडमिरल और बाकी सभी को छोड़कर इन्हें सबसे बड़ा थ्रेट मानता। सो आफ्टर गार्लिंग नेक्स्ट सुप्रीम कमांडर ये कैरेक्टर बनेगा जो हमें सिलुएट में दिखाया था। इसका इन सभी के साथ दिखाना यानी स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला। और अगर ट्विन ब्रदर वाली थ्योरी आगे ट्रू होती है तो ये बंदा शैंक्स का ट्विन ब्रदर यानी समवन जो हाथी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस बंदे की स्ट्रेंथ शैंक्स के इक्वल या फिर उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। वन पीस में जिस तरह से फैमिली की स्ट्रेंथ वर्क करती है, लाइक यामाटो जो काइडो की स्ट्रेंथ पोजेस करती है, मंकी फैमिली में गार्प का बेटा ड्रैगन, उसका बेटा लूफी इनसेनली हाई फिजिकल फीट्स रखते हैं। ऐसे ही उसॉप जो अपने फादर से ग्रेट स्नाइपिंग स्किल इनहेरिट करता है। जोरो का ब्लड में स्वॉर्ड आर्ट है। सो ब्लड और जीन्स इन सभी चीजों का वन पीस वर्ल्ड में मेजर रोल है, इसीलिए गार्लिंग के दोनों बेटे उसी की तरह कुछ ज्यादा ही पावरफुल होने वाले हैं। सो शैंक्स का ट्विन अगर है तो उसे देखने के लिए हम सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फाइनल फाइट में गार्लिंग फैमिली एक मेजर रोल प्ले करेगी, जहां पर फादर गोरोसे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, शैंक्स पायरेट में और दूसरा बेटा गॉड्स नाइट को लीड करेगा। इन तीनों की स्ट्रेंथ में हमें किसी भी तरह की वीकनेस देखने को नहीं मिलने वाली है।
तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम क्या सोचते हो गार्लिंग के बारे में ये भी कमेंट करना। अगर तुम्हारे पास कोई और थ्योरी है उसकी पावर से रिलेटेड तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके वहां पे बातें कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।